लिखना आप लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। अब ये बेसिकली टॉपिक क्या है आपका, एस ब्लॉक वगैरह में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी देख लो, सही है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट, देखिए। हाँ सर। हाँ सर। लिखा आप लोगों ने फर्स्ट ए सर सर मेटल, वो एक पेज छोड़ने के बाद स्टार्ट करना है ये। एक पेज छोड़, 1.5 पेज छोड़। नाइट्रेट, ये 1.5 पेज क्यों छोड़ना है? अरे आपको नहीं छोड़ना, वो ऑप्टिमाइजर 3 वालों के लिए बस। एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, गरम करते हैं अपन लोग, मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट, लिथियम नाइट्रेट प्लस सेकेंड ए मेटल नाइट्रेट, that is MnO3 होल ट्वाइस, हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, एंड दैट इज ब्राउन गैस। ऑल ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, AgNO3 एंड HgNO3 होल ट्वाइस, इनको हीट करते हैं तो बेसिकली ऑक्साइड मिलना चाहिए, लेकिन ऑक्साइड क्या होते हैं, अनस्टेबल होती है, तो ये क्या देते हैं, मेटल मतलब मरकरी या फिर सिल्वर प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। सर वो MnO है क्या? जी, BeNO3 है क्या? BeNO3 होल्ड ट्वाइस, BeNO3 होल्ड ट्वाइस भी इन जो लिया है इट इज चार्ज ना, चार्ज अकॉर्डिंग के मेटल कुछ भी हो सकती है आपकी। सर वो MnO है ना? तो जैसे लिथियम का मैग्नीशियम के साथ रहता है, इसलिए मैं सेकंड टाइम में डालूंगा ना उसको। Mn टाइम्स ऑफ, सर हाँ जी, आपने लिथियम का कभी नाइट्रेट हो गैस इवॉल्व करेगा। एक चीज और, सपोज लिखा NaNO2 NaNO3 हीट कर दिया, बोलो क्या मिलेगा, NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। यदि ज्यादा हीट कर दिया 800 डिग्री सेल्सियस Na और NO2 रखा, इन दैट केस ये देगा Na2O प्लस N2 प्लस O2, तब भी NO2 नहीं देता, तब भी NO2 नहीं देता। ये आपको जस्ट याद, और बाकी सब ठीक। आपने क्या सर इसकी हेडिंग बता देना प्लीज एक बार, क्या थी? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। थैंक यू। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रस एसिड वगैरह अपन बना नहीं रहे हैं ना, सीधा लिखो आप लोग, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, क्या दी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। नया हेडिंग है? हाँ जी, सर आपने तो बोला था ब्राउन रिंग टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट के बाद से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लिख लिया, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। यस सर। इसमें लिखो सर, आप पहला एकदम- हेडिंग,
हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस तुमने एसिड, फास्फोरस चालू कर दिया क्या? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका एक नाम और बताया था यदि याद हो तो, दैट इज फॉस्फेनिक एसिड। हाँ सर सर। एक बार बता दें लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा था 800 डिग्री सेल्सियस के बाद नीचे में? हाइपोफॉस्फोरस, अरे यार अब आती है तो 4 से 5 के बीच में बड़ा परेशान करता ही है। करो कुछ ना कुछ है उसका। सर अभी हेडिंग क्या है? हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फेनिक एसिड। इसको हटा के देख लिया क्या होता है ये फॉर्मूला इसका? H3PO2, यस सर। देखना H3PO2 लिख लिया। कैसे बनेगा ये? जब हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं विद एनी अल्कली तो मिलता है H3PO2। लिख लो H3PO2। लिख लिया? जी सर। सर वो हेडिंग के बाद ये हाँ जी। नेक्स्ट लिखो सेकेंड ईयर को हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है। बस होगा और क्या? रिएक्शन बस उतनी लिखना तुमको। अब डाइजेस्टिव बनाऊंगा उसके हाइपो वगैरह के नहीं पता है। तो हो जाएंगे आराम से। हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, तो यार याद है फॉस्फोरस हाइपो में क्या करते हैं अपन लोग? एक ऑक्सीजन हटाते हैं। हाँ तो सर। बोलो तो H3PO4 से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा इट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉर्मूला क्या होगा? H3PO3। यस सर। ये तो फॉस्फोरस एसिड होता है। इन दैट केस क्या करते थे इसमें अपन लोग? पहले इसका पायरो बनाते थे और पायरो से एक ऑक्सीजन हटा देते थे। क्या होगा फॉर्मूला? H4P2O7 से एक ऑक्सीजन हटाएंगे दैट बिकम्स H4P2O6। कैसे बनाएंगे? लिखा है रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करा दो विद अल्कली तो बनेगा H4P2O6। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर मुझे समझने ना आपने H3PO3 क्यों नहीं लिखा? क्या मतलब डाइमर फॉर्म में क्यों लिखा उसको? H3PO3 का नेक्स्ट लिखो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। बोलो फॉर्मूला क्या होगा इसका ऑर्थो का? फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बोलो H3PO3। ये तो बनाया होगा तुम लोगों ने। हाँ सर। कैसे बनाओगे? P2O3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P4O6। ऑक्सीडेशन नंबर सेम है +3 है। हाइड्रोलाइज करा दो बन जाएगा H3PO3। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। So what about the basicity of H3PO3? 2। It is dibasic. It tribasic. डाइबेसिक। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का एक और नाम था याद हो तो? क्या बोलते थे? याद हो तो? लिख लेना आप बताओ उसमें। It is वॉर्टेक्स रिंग? नहीं रे नहीं। फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड सर फिर फॉस्फीन क्या होता है? बेस से। हाँ नेक्स्ट लिखो
ऑर्थो, चौथे नंबर पे आएगा ऑर्थो। ये H3PO2 क्या था फिर? क्या बेटा? ऑर्थोफॉस्फेनिक क्या था? बस फिनिक। वो फॉस्फेनिक था, INIC था, और ये क्या है? फॉस्फोनिक। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। एक्चुअल में क्या होता है, सब कुछ आता है तुम लोग को, सब कुछ आएगा भी तुम लोग को, बस एक्चुअल में क्या होता है, गेम खेल रहा है नाम में, वो नाम ये दे देगा, आप क्या करोगे, सोचते रहो बेटा। और दो फॉस्फोरिक एसिड, बोलो नाम क्या होगा इसका फॉर्मूला? H3PO4। H3PO4 ट्राइबेसिक। कैसे बनाओगे ये तो पता होगा, कैसे बनाओगे? P4O10 से। P4O10 ले लो या P2O5 ले लो, रिएक्शन विद वाटर क्या बनेगा? H3PO4। सभी अलग कंडीशन लगाई थी, कोल्ड वाटर में बनाना था आपका, इट इज मेटाफॉस्फोरिक, दैट इज नोन एज वॉटेक्स रिंग, और हॉट वाटर में ये बनाएगा आपका, याद है? मेटाफॉस्फेरिक को क्या बताया अभी आपने? क्या? वाटर क्या? वॉर्टेक्स रिंग। वॉटेक्स। ECl5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन लोग इन एक्सेस अमाउंट, तब भी आपका ये मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़े। जी सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग, पायरो फॉस्फोरस एसिड। इनके स्ट्रक्चर वगैरह भी देखते रहना है ना, यदि कोई समझ में नहीं आया तो बता देना आप लोग। पायरो फॉस्फोरस एसिड, ओके सर। ऑर्थोफॉस्फोरिक के बाद क्या है? हाँ जी, ऑर्थोफॉस्फोरिक के बाद क्या है? पायरो फिफ्थ नंबर पे ना? फॉस्फोरिक, सर फिफ्थ नंबर पे है ना? फिफ्थ नंबर पे आएगा, इट इज पायरो फॉस्फोरस। अब पायरो कैसे बनेगा? H3PO3 को 2 टाइम्स कर दो, माइनस वाटर कर दो, बोलो क्या मिलेगा? H4 into 7 5 मिलेगा ना? यस सर। फॉस्फोरस है तो अच्छा हाँ। पायरो फॉस्फोरस, एसिड नहीं लिखा है, एसिड और लगा देना, ठीक है? अब यार बेसिकली ये तो यार अलग टाइप की रिएक्शन होगी। मैंने बोला 2 टाइम्स ऑफ दिया H3PO3 से वाटर हटाना, तो वाटर के लिए ले लो आप लोग क्या, लाइक मैंने बोल दिया यहाँ पे POCl3, तो PaCl3 का काम क्या होता है आपका? वाटर हटाना। ये फिर बात करें PCl3 ले लो, तो ये दोनों एक ही काम करेंगे, ये बन जाएगा आपका H4P2O5। देख लिया? नेक्स्ट नंबर पायरो फॉस्फोरिक, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। एसिड क्या होगा, बोलो इसका फॉर्मूला? P2O7। P2O7। बेसिकली डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं होता। H3PO4 को हीट कर दिया, वाटर हट गया, क्या मिलेगा? H3, इट इज H4P2O7। कैसे बता पाएंगे अपन? नहीं, एक बता What दीजिए। about its basicity? Oxygen, phosphorus, OH, double bond O, it is tetra basic. टेट्राबेस। चलो राइट साइड वाला 7 मेटा फॉस्फोरिक
एसिड क्या होता फॉर्मूला, एक नाम हो जानते हैं इसको, वॉर्टेक्स रिंग। रिंग अब तो बता दो HPO3 HPO3। अब तो अक्सर लिखो होल थ्राइस। ये क्या होता है, पॉलीमरिक होता है, क्या होता है, ट्राइसाइक्लिक होता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा बनेगा भैया, कि पता तुम लोगों को स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव पता है मतलब, अच्छा ऑक्सीजन फॉस्फोरस यस सर बताया था आपने। बॉन्ड बना लो। नेक्स्ट बात जरा बोल लो, ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन OH, इट इज ट्राइबेसिक। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कितने ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है, और दूसरा फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड। काउंट करो, 3 सोच समझ के बोलना। दोनों 3 हाँ जी 6 6-3 पॉली फॉस्फोरिक पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला तो सेम ही होगा बेटा। देखिए यहाँ पे पॉली टर्म बोलती है, इट इज HPO3 का होल थ्राइस, सॉरी होल एन। अब यहाँ पर देखिए पॉलीमर बनाना है, सबसे पहले तो फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, इट इज OH, और यहाँ पे लगा दिया OH। इस टाइप से कंटिन्यू करेंगे, इट इज होल एन, इट इज होल एन। तो एक साइड से क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और दूसरी साइड से क्या होगा, फॉस्फोरस जुड़ेगा। इस टाइप से क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, सर पॉली मेटा है। पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड सर 12 लिखना दो, लिख लो। ऐसा कोई मतलब नहीं है लिखने का, है ना, कोई नहीं पूछता आपसे। H3PO3 का रिएक्शन Br2 से करा दो इन सील्ड ट्यूब में, गर्म कर दो, मिलेगा HPO3 का होल थ्राइस। वैसे काम करनी है, फिर से बोल रहा हूं, है ना भी लिखो। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन है ऑर्डर सर। ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस आपको, लिखो H3PO4 HNO3 S3 ASO4 S3 SbO4। बताइए, among them strong acid is H3SbO4 HNO3 H3PO4 NO3 सबसे ज्यादा कौन होगा, पहला वाला कि आखिरी वाला? पहला वाला। पहला वाला आखिरी वाला। इसमें डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाई सो? बिकॉज़ सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी, इट इज +5। यस सर। अरे वैसे ही बात कर लो यार, फॉस्फोरिक एसिड वीक में काउंट होता है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से वीक होता है आपका, और नाइट्रिक एसिड तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। सर अरे बोलो काय ना, लिखो ऑक्सीजन फैमिली। तो बताओ भैया ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेलिरियम, पोलोनियम। पोलोनियम। पोलोनियम फंस गया, क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस सर। चलो, तो सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी
एक मिनट फिर इसका हेडिंग क्या हेडिंग बोला? है लिखेंगे आप लोग? कॉलम वगैरह बनाना है नहीं, डायरेक्टली। पहले लिखो आपसे, सबसे पहले तो ऑक्सीजन फैमिली लिख दो, ये कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखना आपको, है ना, बस लिख लिया आपको। सर ऑक्सीजन फैमिली हेडिंग ऑक्सीजन फैमिली हेडिंग, नया पेज होना चाहिए ना, और उस पर लिखना सबसे पहला पॉइंट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी। तो बताओ भैया, नेचर में ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में मिलता है? O2 गैस, बोलो। गैस, ऑक्सीजन मिलता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ O2 O3 and O3 ओजोन। यस यस सर। सर ऑक्साइड। अरे भैया, नेचुरल फॉर्म मतलब नेटिव फॉर्म में बोल रहा हूँ, है ना, कंबाइंड फॉर्म में नहीं। दूसरा देखिए बच्चे, अपन लोग सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप फास्फोरस के ऐसे होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे इसमें। और सल्फर देखिए बच्चे, बोलो। हाँ जी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। सल्फर के बारे में बात करें अपन लोग, क्या लिख रहे हैं? हेडिंग हेडिंग बता दो भैया, हेडिंग क्या है? एलोट्रॉपी। सल्फर पे देखिए बच्चे, अपन लोग सबसे ज्यादा एलोट्रॉप होते हैं आपके। और दूसरी बात करें बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा एलोट्रॉप जो स्टेबल होता है वो कौन सा होता है आपका? इट इज रोमिक सल्फर, जो कि येलो कलर का होता है। यदि हमें कोई भी अनदर एलोट्रॉप बनाना है तो हम रोमिक सल्फर को गर्म करेंगे। जब वो सल्फर ठंडे हो जाएंगे तो दे गेट अगेन कन्वर्ट इनटू रोमिक सल्फर। ठीक है बेटा? अरे बोलो, है ना? एक बार वापस लिखा दूंगा बेटा, है ना। सल्फर एक तो होता है आपका येलो सल्फर, दैट इज S8 मॉलिक्यूल। इसको आप एक नाम से और जानते हैं, अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर। नेक्स्ट मैंने बोला, इट इज ऑल्सो बी नोन एज ऑक्टा हेड्रल सल्फर। इट इज more, it is most stable allotrop of sulfur and another allotrop will convert into it. सर ये पहला वाला ही है ना? ये येलो के बारे में लिखा मैंने, ठीक है। एक बात और, ये किस लाइन होता है बेटा? सो ये जितने नेम्स लिखे हैं ये एक ही है ना? ये बेटा एक पहले वाले का नाम है, ठीक है, और है स्पेस एक लाइन में थोड़ा बहुत। ये पहले वाले के इतने नाम? हाँ जी, और ये S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो। लिख दीजिए सर, पता नहीं क्या लिखना था। इसका एक चीज और लिख देना जरूरी है, वैसे इसलिए लिखा रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 113 डिग्री सेल्सियस। 113 डिग्री सेल्सियस। लिख लो आप लोग आराम से, ये सारे एक ही का। ये सब। तो एक काम करे बच्चे, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखूंगा हम कि वाटर इनसॉल्युबल CS2 सोल्यूबल। मैं अलग से कॉलम नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैंने यहीं पे लिखा था। वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? ये सोल्यूबल होता है। दूसरा एलोट्रॉप, दैट मस्ट बी कॉल्ड, क्या होगा आपका? मोनोक्लिनिक सल्फर। खतरनाक चीज होती है मोनोक्लिनिक सल्फर S8 मॉलिक्यूल। इसको अल्फा बोल दिया तो इसको बीटा बोल देंगे, बीटा सल्फर। और बस ऐसे क्रिस्टाइल होगा। क्रिस्टलाइन होगा।
ऊपर वाला से रोमिक सल्फर था ना? हाँ जी, लाइन होगा। मेल्टिंग पॉइंट लिख देना 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका शेप जो होता है वो होता है नीडल लाइक स्ट्रक्चर। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्युबल, CS2 में सॉल्युबल होता है। Yes. लिख लिया? ये भी तो इसका सब एक फॉर्मूला ही क्या है है? ना? हाँ, सर। SAT है बेटा, है ना, इसमें कुछ नहीं। सर इसमें एक पॉइंट। हाँ जी, ये भी सब एक ही है ना, बस नाम अलग है ना? हाँ ये एक ही नाम। नहीं ना सर, ये दूसरा वाला अलग है या? स्टेबल above 96 डिग्री सेल्सियस, स्टेबल above 96 डिग्री सेल्सियस। अब इसके नीचे एक लाइन और लिख लेना चाहो तो, दैट इज अल्फा सल्फर कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर। नहीं लिख रहा, मोनोक्लिनिक लिख रहा हूं ना, मोनोक्लिनिक सल्फर। टेम्परेचर जो रहेगा 96 डिग्री। अब 96 से यदि ऊपर होगा तो इस फॉर्म में होगा, और कम होगा तो वापस इसमें आएगा, एंड दैट मस्ट बी कॉल्ड व्हाट? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, हाँ जी, निडल, सही बोल रहे, निडल लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है निडल लाइक स्ट्रक्चर? बताया है तुम्हें कई बार? नहीं पता? रिपीट कर सकते हैं? टेम्परेचर से चेंज कर लेना भैया, है ना, 120 लेना था, 20 कहां से होगा? 120 डिग्री सेल्सियस। तो बात करें बच्चे, आप एक काम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइस करना है ना। क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ आइस। यस एक बड़े सर। से भगोने में, ठीक है। यस सर। तो सर? फॉर एग्जांपल मैंने बोला, जिस कंटेनर को अपन लोग फ्रीजर में रखने वाले हैं वो लगभग कुछ नहीं तो 8 घंटे रखा जाएगा, तब जाके पूरा आइस बनेगा, ठीक है ना। अब 8 घंटे से पहले ही मैंने उसको निकाल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने निकाल दिया 4 घंटे में, तो क्या 4 घंटे में आइस बनेगी? थोड़ी बहुत बनेगी कि बिल्कुल बनेगी नहीं? थोड़ी बनेगी बनेगी सर। थोड़ी सी बन जाएगी। बाहर अंदर बाहर अंदर से बनेगी कि बाहर बाहर बनेगी? बाहर 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 बनेगी। उसको एक काम करते हैं अपन लोग, बाहर बाहर बन गई तो उसको निकाल लिया, पूरे कंटेनर को पलट दिया, तो आइस हमारे सामने रखी हुई। अरे बोलो है ना? सर एक यस सर। मिनट। यस सर। अब उसमें एक ऋषिकेश, छेद कर दो आप, इससे क्या होगा? अंदर लिक्विड वाटर निकलेगा, यस तो सर। बाहर निकाल दो, ठीक है। यस यस सर। सर। लिक्विड वाटर को कर दिया अपने, पोर आउट कर दिया इंटर, है ना। अब एक काम करते हैं, वो जो भी होलो स्ट्रक्चर है उसको काट के देखा हम लोगों ने, तो अंदर जो इनर स्ट्रक्चर दिख रहा था, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? वो सॉफ्ट नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? स्मॉल स्मॉल क्या होंगे आपकी? नीडल्स बनी होंगी, बोलो है ना। रफ सरफेस होगी, अरे बोलो है ना। यस सर। यस सर। दैट इज कॉल्ड क्या होगा आपका? मोनोक्लिनिक शेप। क्या बोलते हैं लोग? मोनोक्लिनिक शेप। इसी के कारण क्या होता है, जो सीमेंट प्लास्टर होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करता है? मोनोक्लिनिक शेप को डेवलप कर लेता है, ठीक है। दैट इज नीडल लाइक स्ट्रक्चर। इंटरलॉकिंग अच्छी होती है। भाई डायरेक्ट मैसेज कर, कौन है भैया ये? मैं सर वो ऐसे डालने वाला होगा तो कैसे वो पॉपअप होते रहता है ना, तो फिर ऐसे डिस्टर्ब होता है इसलिए। चलो, रब कर दो इसको। हाँ सर। लिख लिया? यस सर। तो अल्फा सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? कैसे? सल्फर की एक बड़ी स्लैब ले लो, गर्म कर दो उसको, कितने टेम्परेचर पे? 90 6 6 डिग्री।
तो क्या होगा, वो सॉलिड तो है अंदर लेकिन लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म वाला उसमें छेद करके उसको बाहर निकाल दो। अब जो इनर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपका, दैट मस्ट बी क्या होगा, मोनोक्लिनिक शेप होगा। ठीक है, अरे बोलो यार। यस सर मोनोक्लिनिक वाला मत बताइए प्लीज। मोनोक्लिनिक शेप होगा। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे, अपन लोग इसी साइड लिख रहा हूं मैं। सल्फर तो मोनोक्लिनिक का कलर क्या है? मोनोक्लिनिक का कलर वगैरह तो यार मुझे नहीं पता है बेटा यार क्या होता होगा। ठीक है, वैसे देखो हर जगह कलर तो येलो ही होता है आपका, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने घर पे करके देखा। ठीक है ना, यस सर। तो कलर वगैरह जितना भी रहता है अपना सेम ही कलर होता है। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे येलो मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वाला, दैट इज प्लास्टिक सल्फर। व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक? पॉलीमर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, गामा हो गया, गामा सल्फर। उसके अलावा प्लास्टिक बोल ही दिया, दैट मस्ट बी क्या होगा, एमोर्फस। यस सर। देख लो एमोर्फस। ये भी S8 रहता है क्या? हाँ जी, ये भी S8 रहता है क्या? हाँ जी। देख लिया? सर नीचे का मिटा सकते हो लिखिएगा। तो सर ये प्लास्टिक वाला थर्ड है। डाइसल्फाइड इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होगा, बाकी सब सॉल्युबल होंगे। भैया इसमें रोम्बिक सल्फर कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो वही है इसका, रोम्बिक और येलो सल्फर। रोम्बिक और येलो सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका, लिख लिया? यस। तो यहां पर देखिए आप लोग कार्बन डाइसल्फाइड इनसॉल्युबल लिखने के बाद में लिखेंगे आप लोग, इट इज सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट रबर, रबर किसमें लिखना? कहाँ लिखना है? प्लास्टिक वाले में? प्लास्टिक वाले में, इट इज सॉफ्ट रबर लाइक मास एंड ग्रेजुअली and rubber like mass and it gradually hard। तो स्टार्टिंग से बताओ ना प्लीज। बहुत बढ़िया। It is soft rubber like mass and gradually hard। धीरे धीरे क्या होता है, ये फिर से हार्ड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, रोम्बिक सल्फर में। तो यहाँ पे आपको याद करने वाला, याद रखना था आपको कि रोम्बिक सल्फर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा देखिए बच्चे आप पढ़ लो कि मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करने के लिए उसको कितने टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा, इट इज 96। ठीक है, ग्रेजुअली के बाद क्या है? 90 ग्रेजुअली हार्ड। कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, अभी फिलहाल में देखते हैं अपन लोग स्ट्रक्चर के बारे में। तो बात करें बच्चे अपन लोग, सल्फर में दो स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है, एक तो होता है क्राउन शेप और दूसरा होता है आपका चेयर फॉर्म। ठीक है, तो सल्फर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चाहो तो एक काम करो, पहले लिख लो, लिखना आप लोग सल्फर, इसमें लिखना है। हाँ जी लिखना सर सल्फर। अलग से लिखना किस में? अभी लिख लो, कुछ पॉइंट है ना, इसी पे लिखो ना, इसी कंटिन्यू फॉर्म में। सल्फर एग्जिस्ट इन, sulfur exists in many form, sulfur exists in many form like S2, S6, S8 up to S20। सर एग्जिस्ट इन, sulfur exists in many form like S2,
S6, S8 up to S20. लिख लिया? Yes. Next point. At above boiling point. At above boiling point of sulfur. At above boiling सर S20 के बाद of sulfur. At above boiling point of sulfur. Sulfur exists in red vapor. Sulfur forms red vapor. Sulfur forms red vapor which contain फिर एडजस्ट के बाद क्या बेटा? एडजस्ट आपने बोला था ना, At above boiling point of sulfur, it forms red vapor. It forms a red vapor which contains S2, S6 and S8 molecules. Which Which contain S2, S6 and S8 molecules. ये इस फॉर्म में मिलेगा आपको. लिख लिया? यस सर। Next point. On rising temperature, red color changes into yellow. Red color changes into yellow. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेड क्या होगा? धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट होने लगे. रेड कलर चेंजेस इनटू येलो. लिख लिया? Yes, sir. Next point. Above 1000 Kelvin temperature. Above 1000. सब वापस से बताइए ना. On further increment of temperature, red changes into yellow. Red changes into yellow. Next point था आपका. फिर से last point है आपका. लिखना. At above 1000 Kelvin temperature. At above 1000 Kelvin temperature. 1000 Kelvin temperature. Only S2 is dominant. Only S2 is dominant. मतलब सब में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा 1000 पर? S2 होगा. Okay. Only S2 is dominant, which is just like O2. Which is just like O2. And paramagnetic. And paramagnetic. देख लिया? Yes. यस सर. जस्ट लाइक O2 बोला ना आपने? हाँ जी. S2 O2 जैसा होगा आपका. और O2 क्या होता है आपका? पैरामैग्नेटिक होता है. तो ये भी क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक होगा. हाँ मलार क्या बोल रहे हैं फिर से? एक बार इसके पहले का पॉइंट बता दो. नेट इससे पहले वाला? अरे वो फालतू का पॉइंट था ना. ऑन फर्दर हीटिंग रेड कलर चेंजेस इनटू येलो. बस ठीक है. जैसे उसके पहले का कि फॉर्म्स रेड वेपर विच कंटेन. रेड वेपर कंटेन S2, S6 and S8 molecule. ये सब पूरा बोल लो. स्टार्टिंग से लिख देना. ऑन हीटिंग सल्फर above melting point, above boiling point, above boiling point, it forms red vapor. Yes, sir. Which contain S2, S6 and S8 molecule. तो बात करें बच्चे आप बोल लोग यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दे सकते हैं. देखना S8 और S6 का सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है आपका? S8. अरे बोलो. यस सर. तो बात करें बच्चे आप बोल लोग. देखो भाई ये ड्रॉ कैसे कर रहा हूं मैं. सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है. तीन हो गए एक लाइन में. ठीक है. यस सर. ये हो गई दूसरी लाइन चालू, ये हो गई तीसरी लाइन चालू और ये हो गई आपकी फोर्थ लाइन.
1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, दैट इज राउंड शेप। Yes, sir. बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। Yes. सर आपने पैरामैग्नेटिक के बाद क्या, जी, पैरामैग्नेटिक के बाद यही लिखा है ना राउंड वाला? और बॉन्ड लेंथ यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हो, इट इज 240 पिकोमीटर, 240 पिकोमीटर। तो पैरामैग्नेटिक के बाद यही स्ट्रक्चर बनाना है। नीचे लिख देना आप लोग, क्राउन शेप है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर? सर वो 100 के था क्या, 1000 के था क्या? 1000 के था। हाइब्रिडाइज क्या हो गया बोलो, सल्फर की sp3 sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, इसका चेयर फॉर्म और बनाना है मेरे को, क्या होता लिख दे रहा हूं मैं, चेयर फॉर्म तो तुम लोग को आता होगा बनाना। इट इज 102 और ये होता है 205 पिकोमीटर, 205 पिकोमीटर। यस देखो सेलेनियम सिंबलिक फॉर्म में लिख लो, डिक्टेट कर दो ज्यादा बेटर है। ये नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक? हाँ जी, सेलेनियम के एलोट्रॉप पढ़ रहे हैं आपको, है ना। सेलेनियम लिख लो SE। सेलेनियम में देखिए बच्चे, आप पढ़ लो, इसमें भी 2 एलोट्रॉप होंगे। लिखना पहला है आपका सेलेनियम में रेड, रेड ब्रैकेट में लिखना नॉन मेटालिक। सेलेनियम में पहला रेड, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग, नॉन मेटालिक। और दूसरा है ग्रे, दूसरा है ग्रे जो कि मेटालिक है। कभी कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सेलेनियम के बाद में आएगा नेक्स्ट नंबर पे टेलिरियम। तो सेलेनियम एंड टेलिरियम दोनों ही क्या है, मेटोलाइट है, पता नहीं पता आपको? हाँ सर। मालूम है सर। टेलिरियम, टेलिरियम में देखना आप लोग, पहला लिखना एमोर्फस, एमोर्फस के ब्रैकेट में लिखना नॉन मेटालिक। सर क्या? एमोर्फस, एमोर्फस टेलिरियम ब्रैकेट में लिखना नॉन मेटालिक। और दूसरा है आपका क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्या होगा, मेटालिक। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला है अमोर्फस जो कि क्या है, नॉन मेटल है या नॉन मेटालिक है। सेलेनियम SE, टेलिरियम वाला ले लो, सेलेनियम वाला बात बोलूंगा। एमोर्फस हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पोलोनियम। पोलोनियम में 2 होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ब्रैकेट में आप लोग बोथ मेटालिक, दोनों क्या होंगे, मेटालिक होंगे। तो क्या पोलोनियम रेडियो एक्टिव है? यस सर। सर अरे बोलो, पोलोनियम क्या बोला आपने? क्या पोलोनियम रेडियो एक्टिव है? अल्फा एंड बीटा बोला मैंने, बोथ मेटालिक। लिख लो जल्दी से, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इन दैट केस क्या कर दो, स्टार लगा दो। नेक्स्ट लिखना है इसके बारे में, रेडियो एक्टिव है, इन दैट केस इसका हाफ लाइफ भी होगा, हाफ लाइफ कुछ ज्यादा कम होता है, इट इज 13.8 डे। 13.8 डे में क्या होता है, ये ओरियल क्वांटिटी का जस्ट आधा हो जाता है। तो टाइमलाइन लिखा है क्या? इट इज हाफ लाइफ बोलते इसको, है ना, टी हाफ। और वो RA क्या लिखा है? हाफ क्या है सर? T हाफ क्या है? टी हाफ मतलब हाफ लाइफ होता है, केमिकल काइनेटिक्स में इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे बेटा अपन लोग, ठीक है। हाफ लाइफ मतलब अपनी ओरियल क्वांटिटी का आधा कब हो जाएगा, कितने टाइम में, 13.8 डेज में।
ठीक है, लिख लिया। सर पोलोनियम के सिर्फ दो ही है ना, अल्फा और बीटा। हाँ जी, आगे एक बात और लिख देना, पोलोनियम इज, हाँ जी बिल्कुल सही है, प्लस पोलोनियम इज decay product of, polonium is decay product of thorium मतलब 90 वाला एंड यूरेनियम मतलब 92 वाला। तो थोरियम और यूरेनियम का डिके प्रोडक्ट जो होगा आपका वो पोलोनियम भी बनेगा एक, है ना।